हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अच्छा, एक काम और करना, आप में से कोई भी एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है ना? इतना काम कर दो। फिर इसके बाद हम लोग सर पे कफन बांध के निकलते हैं ट्रांसफॉर्मर की जर्नी में, है ना? अपन को ये प्रूव करना है यार कि 28 तारीख जो अपन 12 दिन मिले ना अपन को, वो बहुत है। ये अपन को प्रूव कर देना है ना? अपने कमिटमेंट के आगे अगर हम पूरी मेहनत लगा देना तो कोई भी टास्क इनकम्प्लीट नहीं हो सकता। सिर्फ एक चीज की कमी रहती है, वो है डेडिकेशन। अगर डेडिकेशन आ गया ना तो ये 11 दिन में आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो जितना कि आप 3 महीने में नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। अरे पूरा बहुत अच्छे से कराएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? आपने यूडब्ल्यू देखा ना? अपन ने सब कुछ किया है। इवन मैं आपको जो फुल कोर्स पढ़ाया है ना, उससे भी ज्यादा चीजें मैंने आपके शॉर्ट नोट्स में कराई है, जो बाकी लोग पढ़े उनको पता होगा, है ना? मैंने बैटरी वाला चैप्टर आपको उसमें नहीं कराया है, क्या कहते हैं, फुल नोट्स में। लेकिन शॉर्ट नोट्स में मैंने बैटरी वाला चैप्टर भी करा दिया है। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, है ना? शॉर्ट नोट्स हमेशा के लिए होंगे और बहुत अच्छे होंगे, उससे आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। चलो। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार बना रहे हैं, इसको बार बार बनाते जाएंगे शॉर्ट नोट्स को, है ना? इसको और कम करते जाएंगे। हमको इतना लेके आना है कि एक सब्जेक्ट हमारा एक पेज में हो जाए। इतने बार रिवीजन करेंगे ना, चीजें ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग यहां पे हेडिंग पुट करिएगा, ट्रांसफॉर्मर। शुभारंभ हम कर रहे हैं किसका? ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहली बात, ये ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, हाँ या ना? ये बात सबको पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है। ट्रांसफॉर्मर एक कैसी डिवाइस है आपका? एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है। मतलब इसमें मूविंग पार्ट होता है क्या कोई भी? इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता। अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मर हमारा एक तरीके से क्या है? ट्रांसफॉर्मर हमारा एक तरीके से कांस्टेंट पावर डिवाइस है। कांस्टेंट पावर मतलब कि जितना आपने इनपुट में पावर दिया है उतना ही आपके पास आउटपुट में पावर आएगा, है ना? ऐसा नहीं कि आपका पावर एम्पलीफाई कर देगा, नहीं। तो ये आपका एक तरह से कांस्टेंट पावर डिवाइस है। साथ ही आपका कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। मतलब मतलब ये कि जितना आपके इनपुट में फ्रीक्वेंसी है उतनी ही आपके आउटपुट में फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब ये कांस्टेंट पावर भी है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी भी है, और इवन ये आपका एक तरीके से कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी है। मतलब आपके कोर पे जो फ्लक्स सेटअप हो चुका है वो आपका उतना ही रहे, भले लोड आपका कम हो या ज्यादा हो। लोड को कम ज्यादा करोगे तो फ्लक्स जरूर चेंज होगा, लेकिन उस फ्लक्स को कैंसिल करने के लिए प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब ट्रांसफॉर्मर इज ए कांस्टेंट पावर, फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ठीक है। अगर हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में और कुछ बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है
जो कि एक फेज शिफ्ट प्रोवाइड करती है, इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसको फेज शिफ्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज शिफ्टिंग। अच्छा, कोई पूछे कितना फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, क्या बोलोगे? इनपुट और आउटपुट में कितना फेज शिफ्ट है आपका? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। कितना आपका? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ठीक है, आपके इनपुट और आउटपुट में कितना फेज डिफरेंस है? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आपके पास होता है। ट्रांसफॉर्मर को बोला जाए और हम कुछ बोलना चाहे ट्रांसफॉर्मर के बारे में, तो ट्रांसफॉर्मर आपका निगेटिव फीडबैक डिवाइस, मतलब ये क्लोज लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। और कौन सा फीडबैक इसमें प्रोवाइड किया जाता है? निगेटिव फीडबैक। इस बात की एश्योरिटी कौन देता है? लेंज लॉ। लेंज लॉ हमको बताता है कि ट्रांसफॉर्मर में जो हम फीडबैक लगाते हो कैसा आपका निगेटिव फीडबैक है। सॉरी। हमारा ये एक तरीके से निगेटिव फीडबैक डिवाइस है। इस बात की एश्योरिटी कौन देता है हमको? लेंज लॉ देता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में और कुछ बोला जाए तो ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या एक तरीके से, ट्रांसफॉर्मर हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से क्या है आपके पास, क्या बोलोगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में? और कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन। अगर हम क्या देखें, इंटरनल प्रोसेस को देखते हैं तो ये कब है? अगर हम इसको किसकी तरह देखते हैं, इंटरनल प्रोसेस को देखा जाए तो, है ना, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस तो है, लेकिन कब है? अगर हम इसकी इंटरनल प्रोसेस के बेस पे बोले तो। इंटरनल प्रोसेस के बेस पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। लेकिन अगर हम बात ट्रांसफॉर्मर को एज अ होल देखें, इनपुट और आउटपुट बस देखें, उसके अंदर ना देखें, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मर एज अ होल, ट्रांसफॉर्मर एज होल, अगर हम पूरे ट्रांसफॉर्मर को एक साथ बात करें तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इनपुट है और आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसके कारण हम बोल सकते हैं कि भाई ये आपका आपका यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है। ठीक है, एक चीज और बोल सकते हो कि जो ट्रांसफॉर्मर है आपका वो किस टाइप का डिवाइस है? दैट इज अ टू पोर्ट डिवाइस। क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मर आपका क्या है? टू पोर्ट फोर टर्मिनल डिवाइस है। टू पोर्ट और कितने टर्मिनल डिवाइस? ये फोर टर्मिनल डिवाइस। सर क्वेश्चन बहुत हैं, इतने कम टाइम में कैसे करें, है ना? तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, है ना? इतने कम टाइम में हर एक चीज तो नहीं की जा सकती, बट ऐसा कुछ किया जा सकता है कि हम कुछ इतना पढ़ लें कि उसमें सारे क्वेश्चन बन जाए। जरूरी नहीं कि हम क्या करें कि मशीन के 500 क्वेश्चन को पढ़ने बैठ जाए। वो आपको भी पता, मुझे पता है कि अगर आप 500 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो 12 दिन से मशीन क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो इससे बेटर ये है कि आप उतने कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए जिससे वो 500 क्वेश्चन बन जाए। जैसे जो ट्रांसफॉर्मर है, मैं आज ट्रांसफॉर्मर का कंप्लीट कर दूंगा, है ना? इससे आप ये मान के चलिए कि आपके हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन। तो आप पूरा फोकस इसमें लगा दीजिए। ठीक है, बाकी रात में टाइम लगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूरे तो देख ही नहीं पाओगे। साथ ही हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक कपल्ड सर्किट है। ट्रांसफॉर्मर किस टाइप का सर्किट? एक तरीके से आपका ये ट्रांसफॉर्मर इज अ कपल्ड सर्किट। मैं पहले व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ लैपटॉप से, नहीं पॉं पॉं की आवाज आती रहेगी, है ना?
ठीक है, चलो, तो ये मैंने ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको बताया। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें ट्रांसफॉर्मर के किसके बारे में, आपका वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मर का जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्मर आपका काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर काम करता है किसमें, इसका प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम इस प्रिंसिपल के बेस पे बात करें जो कि हमको फैराडे ने दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बात करें, तो हम अपने कंडक्टर में दो तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ कर सकते हैं, है ना, मतलब हमको इसके हिसाब से हमको मैग्नेटिक फील्ड और सेट ऑफ कंडक्टर इनके बीच में रिलेटिव मोशन चाहिए। अगर हमको अपने कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करवाना है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है ना, ये हमको किसने बोला, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने बोला। क्या बोला आपका यहाँ पे, जो आपका फैराडे ने बोला यहाँ पे, आपका यहाँ पे जो फैराडे ने बोला ईएमआई रूल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल में, वो क्या बोला यहाँ पे, आपका आपका यहाँ पे क्या चाहिए आपको, रिलेटिव मोशन। उसने किसकी बात करी यहाँ पे, रिलेटिव मोशन की बात करी। रिलेटिव मोशन, काय के रिलेटिव मोशन चाहिए, टू जनरेट, टू इंड्यूस ईएमएफ, क्या बोलोगे, टू इंड्यूस ईएमएफ। समझ में आई बात। फैराडे ने अपने ईएमआई रूल में, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल में क्या बात कही थी, उन्होंने बात कही थी कि आपके ट्रांसफॉर्मर में या कोई भी चीज है उसमें आपको मोशन चाहिए, रिलेटिव मोशन चाहिए कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, टू गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम यहाँ पे दो तरीके के क्या कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन पा सकते हैं। पहला हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला हम बोलते हैं इसको क्या, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें आपके पास दो चीज है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पे कंडक्टर को क्या करते हैं, मोशन दिलवाते हैं, कंडक्टर आपके रोटेटिंग होते हैं। ठीक है, और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका स्टेशनरी होता है। इसको हम बोलते हैं आपका, इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब आपके कंडक्टर रोटेटिंग होंगे, कंडक्टर तो घूम रहे हैं लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी है, इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसको हम बोलते हैं किस टाइप का वेरिएशन, इसको हम बोलते हैं आपका रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। इस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, जो हमने वेरिएशन पाया यहाँ पे, इस वेरिएशन को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, है ना। कंडक्टर का घूमना और मैग्नेटिक फील्ड का रुका होना, यह हमारा कौन सा वेरिएशन कहलाता है, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। इस डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास आता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन की वजह से हमको जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, मतलब कंडक्टर को रोटेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड को रोकना है, तो कंडक्टर पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको मिलता है किससे, फ्लक्स कट रूल से। किससे मिलता है आपका ये, फ्लक्स
कट रूल से मिलता है। ठीक है, ओके। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है आपका बी एल वी साइन थीटा। और इसका जो डायरेक्शन है, जो करंट डेवलप होगी, जो ईएमएफ आएगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमको पता चलती है किसके थ्रू, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है, वो ये बोलता है तीन चीजें होती हैं, थंब है ना, आपका ये थंब हो गया, ये आपका हो गया क्या, फोर फिंगर, ये हो गया मिडिल फिंगर। मैं यहां बताता हूं, देखना आपका यहां पे जो थंब है वो क्या बताता है, आपका फोर फिंगर क्या बताता है, और आपका यहां पे मिडिल फिंगर क्या बताता है। तो याद रखना हमेशा से, चाहे आप लेफ्ट हैंड रूल की बात करो चाहे राइट हैंड की बात करो, हालांकि हम तो यहाँ पे राइट हैंड की बात कर रहे हैं, थंब आपका हमेशा से बताता है रोटेशन। क्या बताता है आपका ये, रोटेशन, मतलब कंडक्टर का जो रोटेशन है, मोशन है, वो कौन बताता है आपका, फोर फिंगर आपका हमेशा से बताता आया है क्या, फ्लक्स की डायरेक्शन। और जो मिडिल फिंगर है वो आपका हमेशा से बताता आया है करंट की डायरेक्शन या फिर ईएमएफ की डायरेक्शन। समझ में आया। तो हमारे पास क्या बोला मैंने, फैराडे ने क्या बोला था कि अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो आपको रिलेटिव मोशन करना पड़ेगा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो हमने पहले लाया रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, मतलब कंडक्टर को घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को रोक दिया, उसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसका जो मैग्नीट्यूड तक होता है बी एल वी साइन थीटा होता है, उसकी डायरेक्शन निकालते हैं किससे, आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ठीक है, ओके। जो दूसरा हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं आपका क्या, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं हम उसको, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड हमको कैसे मिलता है कि आपके कंडक्टर को रखना है स्टेशनरी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रखना है आपका यहाँ पे मूविंग, मतलब टाइम वेरिंग। ठीक है, तो इसमें जो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है उसको हम बोलते हैं बेटा आपका क्या, आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका कैसा रहता है, कंडक्टर को स्टेशनरी रखना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड को घुमाना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम वेरिंग होगा। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव टाइम वेरिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, रिलेटिव टाइम वेरिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव टाइम वेरिएशन। अब अगर बात करें कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर हम इसके थ्रू मैग्नीट्यूड पता करना चाहें इसका, कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसके थ्रू, जैसे यहां पे फ्लक्स कट रूल था, वैसे यहां पे आपका रूल आता है कौन सा, आपका फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ के थ्रू हम यहां पे क्या निकालते हैं आपका, इसका मैग्नीट्यूड। और फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, बोलता है कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। इनने क्या बोला, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के लिए फैराडे के सेकंड लॉ ने क्या बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपका प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उन्होंने बोला कि जो ईएस है वो बराबर होगा माइनस एन डी फाइव बाई टी टी। है ना, और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमको पता चलेगी किसके बारे में, किससे पता चलेगी, इसकी जो डायरेक्शन स्टैटिकली इंड्यूस्ड की जो डायरेक्शन है वो हमको बताया कौन, लेंज लॉ।
कौन बताएगा हमको इसके डायरेक्शन के बारे में? लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या बोलता है? इफेक्ट अपोज द कॉज। इफेक्ट अपोजेस द कॉज। ठीक है, तो यहां पे मैंने दोनों के बारे में बताया है। आई होप आप सबको सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई है ना? क्या बोला मैंने? ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे मैंने बोला, तुरंत हमारे दिमाग की क्या बोला भाई फैराडे ने अपने इस नियम में? उन्होंने अपने नियम में बोला कि हमारा, अगर आपको ईएमएफ चाहिए ना तो आपको रिलेटिव मोशन पाना पड़ेगा। तो रिलेटिव में दो तरीके हो सकते हैं, तो वो दोनों तरीके मैंने बताए। पहला रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, दूसरा रिलेटिव टाइम वेरिएशन। दोनों की मैग्नीट्यूड बताया और डायरेक्शन बताया, दोनों का कंडीशन बताया कि किसमें क्या क्या होता है। वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना होगा, है ना? एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बात करूंगा, कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, वो समझिएगा, है ना? ये ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड नहीं, ये पूरी मशीन से रिलेटेड। मैं मतलब ये समझ जाइए कि यहाँ पे जो इस पार्ट में जो मैं लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं जो लिखूंगा ना, आप ये मान के चलिए कि आपके 75 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो क्या है समझना इस चीज को? आपको ये समझना है कि जो डीसी जनरेटर होता है, क्या होता है? डीसी जनरेटर, है ना? जो डीसी जनरेटर होता है वो आपका हमेशा यूपीएफ पावर फैक्टर पे काम करता है। क्या बोला मैंने, देखना, डीसी जनरेटर ऑलवेज वर्क्स ऑन यूपीएफ पावर फैक्टर। जो डीसी जनरेटर है वो आपका किस पावर फैक्टर पे काम करता है? वर्क्स एट यूपीएफ पावर फैक्टर। डीसी जनरेटर किस पे काम करता है आपका? ये यूपीएफ पावर फैक्टर पे काम। अरे यार, ये मुझे ग्रीन पसंद नहीं है, ग्रीन कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ब्लैक से लिख रहा हूँ, बाद पता चला कि तो ग्रीन है यार। आई हेट ग्रीन कलर। तो क्या बोला मैंने आपके सामने यहाँ पे? जो डीसी जनरेटर है वो किस पावर फैक्टर में काम करता है? वो यूपीएफ पावर फैक्टर में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, जो आपका इंडक्शन जनरेटर है, इंडक्शन जनरेटर, वो आपका काम करता है लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, आपका जो इंडक्शन मोटर होता है वो आपका काम करता है लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, आपका जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है, वो तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है। मतलब लीडिंग, लैगिंग, यूपीएफ, तीनों पावर फैक्टर पे वो काम करता है। जैसे अगर बात करूं मैं इंडक्शन मतलब सिंक्रोनस जनरेटर की बात करूं मैं, वो आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर सकता है, वो आपका यूपीएफ पावर फैक्टर में भी काम करता है, और वो आपका काम करता है लीडिंग पावर फैक्टर पे। ठीक है, इनकी कंडीशन क्या क्या है? इनकी कंडीशन ये है कि
ये लैगिंग में कब काम करता है? जब आपका सिंक्रोनस जनरेटर ओवर एक्साइटेड होता है। क्या होता है ये आपका? जब आपका सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है? ओवर एक्साइटेड। यूपीएफ में कब काम करता है आपका? जब आपका यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल एक्साइटेशन। जब आपका एक्साइटेशन होता है क्या होता है? नॉर्मल। तो ऐसा हो जाएगा। और जब ये आपका अंडर एक्साइटेड होगा, तो ऐसा होता है। तो ये हो गई सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में। सिमिलरली अगर हम सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करें, किसकी कहानी की बात करेंगे अभी यहाँ पे? सिंक्रोनस मोटर की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होगा ना, वो कैसे बोलोगे आप? ये भी आपके तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है। कौन कौन से? लीडिंग, लैगिंग एंड यूपीएफ। तो ये आपका काम करता है लैगिंग पावर फैक्टर पे, यूपीएफ पे एंड लीडिंग पावर फैक्टर। कंडीशन क्या है? जस्ट उल्टा कर देना। जो यहाँ पे ओवर एक्साइटेड था वो बन जाएगा आपका क्या? अंडर एक्साइटेड। जब आपका सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड होगा तब ऐसा होगा। जब ये आपका नॉर्मल एक्साइटेड हो तो ये होगा। और जब ये आपका ओवर एक्साइटेड होगा तो ये। ठीक है, ये हो गई कहानी। एक कहानी और बनती है यहाँ पे कि हम इंडक्शन जनरेटर, देखो हम लोग जनरली किसको यूज करते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर। हम इंडक्शन जनरेटर को हम यूज क्यों करते हैं अगर कभी यूज करना भी पड़ा? तो क्योंकि इंडक्शन जनरेटर में पास मोर नंबर ऑफ पोल हो सकते हैं। तो एक चीज ये लिखिएगा, इंडक्शन जनरेटर इज प्रिफर्ड। जो हमारा इंडक्शन जनरेटर है, इसको हम प्रिफर करते हैं। इंडक्शन जनरेटर को हम क्या करते हैं यहाँ पे? प्रिफर करते हैं। इंडक्शन जनरेटर को प्रिफर करते हैं कब? विथ मोर नंबर ऑफ पोल्स। अगर ज्यादा पोल चाहिए तो हम इंडक्शन जनरेटर को प्रीफर करते हैं। ठीक है। जैसे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास दो रूल होते हैं, एक होता है फ्लेमिंग राइट हैंड, एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन किस में कहाँ यूज होगा, तो इसका भी देख लो कहानी। क्या होता है? एक होता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। एक होता है आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड। तो याद रखना, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड है ना, वो हमेशा मोशन, मतलब किसी भी चीज का मैकेनिकल मोशन हो रहा वो पता करने के लिए यूज होता है ना? क्या करते हैं अपन यहाँ पे? मोशन के लिए कहते हैं इसको, लेफ्ट हैंड का। मतलब ये मान लो मोशन, मतलब ये मान लो मोटर के लिए, मोटर में मोशन मोशन होगा ना, मोटर किधर घूम रही तो क्या करोगे आप? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज करोगे। अगर आपका जनरेटर में क्या ईएमएफ की डायरेक्शन होगी तो आप इसका यूज करोगे जनरेटर में राइट हैंड। मतलब आप ऐसा ऐसा समझ लीजिए कि जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो आपका मैकेनिकल मूवमेंट बताता है कि किस एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज होगा। हाँ, ये आपका मैकेनिकल मोशन बताती है, मैकेनिकल, है ना? और जो राइट हैंड रूल है वो आपका इलेक्ट्रिकल बताता है कि भाई आपका करंट इनवर्ड है या आउटवर्ड।
ये पता है मैं क्यों बता दे रहा हूँ पहले ही, क्योंकि हमको पढ़ना तो सब कुछ है ना, तो एक बार पहले से कंबाइन कर लेंगे ना, एक बार हिस्ट्री पूरी क्लियर कर लेंगे, तो आगे चल के हमको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। हालांकि अब लाइट जा चुकी है, अंकित सर का पेशेंस अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना। तब भी कोई नहीं, आप लोग का एग्जाम है ना, तो मैं गर्मी सह रहा हूँ। लाइट नहीं है। अब आप लोग का सिलेक्शन होगा ना, तो तीसरे महीने की सैलरी नहीं भूलना आप लोग, है ना, है ना। ठीक है। थर्ड मंथ की सैलरी कैश निकाल, अकाउंट में नहीं चाहिए, कैश चाहिए। ठीक है, पहले हो तो जाए यार भाई। क्यों। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे पहुंचाते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी कहानी को अपन और आगे पहुंचाते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आगे हम तो निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ट्रांसफार्मर का भी निकालेंगे, है ना, उनका भी निकालेंगे, मोटर का भी निकाला, सभी का निकाला हमने। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है, जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है, किसका किसका, आपके ट्रांसफार्मर का और सिंक्रोनस जनरेटर का। किसका किसका बताया मैंने, ट्रांसफार्मर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। ये आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, लोड पावर फैक्टर के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन लोड पावर फैक्टर। ठीक है। लेकिन हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है किसका, डीसी जनरेटर का, है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइप ऑफ जनरेटर के ऊपर। लेकिन जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है किसका, डीसी जनरेटर का, वो किस पे काम करता है, उसका क्या बोलोगे, जो डीसी जनरेटर है उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो आपका डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। किस टाइप का डीसी जनरेटर है उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ में, बहुत नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है। चलो एक चीज और है जो आपको समझनी होगी, कि जो डीसी मोटर होती है ना, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, डीसी मोटर जो होती है, और थ्री फेस इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर एंड थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ये दोनों ही आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। क्या होती है आपकी, ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। जबकि हमारे पास जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है, क्या बोला मैंने आपके सामने, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेस सिंक्रोनस मोटर, ये दोनों ही आपकी क्या होती हैं, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, कि एक एक नंबर के जब क्वेश्चन बनते हैं ना, और जब कंफ्यूज, अरे भाई कौन सेल्फ स्टार्टिंग कौन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया पहले से ही भाई,
कि जहां पे कंफ्यूजन वाली जो चीजें थी, कौन मैसेज कर रहा है यार, जो कंफ्यूजन वाली चीजें थी वो मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दी। क्या सबको यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? चलो, यहां तक क्लियर हुआ सबका? बताइए। है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, है ना? ये तो मैंने आपको जो बताया अभी, वो जैसे क्या था, कंक्लूजन था, बाकी सभी मशीन का मैंने बता दिया, बीच में डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं आता हूँ फिर से ट्रांसफॉर्मर पे। ट्रांसफॉर्मर मैंने बताया था कि फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे डायनेमिकली इंड्यूस्ड एम्प होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड होता है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड एम्प दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल, है ना? तो हमारे पास जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ बीच में मैंने अपना जो डाला उसके लिए अलग से था। ठीक है, अब यहाँ पे डालना पे, यहाँ पे स्टैटिकली, कितनी मोटी पेन हो गई है, क्या डालना था हमको यहाँ पे? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दो टाइप के होते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? पहला होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला क्या होता है मेरे पास यहाँ पे? मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो? नहीं, अभी क्लास में। क्या क्या बताया मैंने आपको? पहला बताया सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या होगा कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ फ्लक्स्ड कॉइल, फर्स्ट कॉइल का आपको वहां पे काउंट करता है। तो आपका यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या आ जाती है? आपके पास यहाँ पे ई सेल्फ आता है, यहाँ पे ई सेल्फ आता है माइनस ऑफ N1 d∅dt। ये होता है आपका ई सेल्फ। दूसरा होता है आपका यहाँ पे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कौन सा दूसरा आपके पास यहाँ पे? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। लाइट नहीं है यार, मैं एक मिनट फैन चालू कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा आवाज आएगा तो आप लोग उतना एडजस्ट करना। मैं फैन ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे म्यूचुअली इंड्यूस्ड जब कितना हो, तो क्या बोलोगे आप इसको? ये आपका होता है ई म्यूचुअल बराबर ई म्यूचुअल बराबर, ये हो जाता है कितना आपके पास? माइनस N2 d∅/2। ये जो फ्लक्स लिंकेज है वो सेकेंड कॉइल का, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई सेल कितना होता है? -d∅/dt। और ई म्यूचुअल कितना होता है? -N2 d∅/dt। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा खत्म कर लिया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो, इतना नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़े। इतना पहले नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़े।
ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब एक चीज आपको ये समझनी है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है, जैसे वो कपल्ड सर्किट है, हाँ या ना? सर आपने तो बताया तो यही था कि कपल्ड सर्किट है, ठीक है, कपल्ड है। तो कपल्ड है तो दो तरह की कपलिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव कपलिंग, एक तो नेगेटिव कपलिंग। तो कब ये पॉजिटिव कपल्ड होगा, कब ये नेगेटिव कपल्ड होगा, ये कैसे बताओगे? जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो कपलिंग है वो कब पॉजिटिव कपल्ड है, कब नेगेटिव कपल्ड है, ये कैसे बताएंगे हम? तो याद रखना, जब पॉजिटिव कपलिंग बात कर रहे हैं हम लोग, जब आपके दोनों फ्लक्स मतलब दोनों कॉइल के फ्लक्स आपस में ऐड हो, जब दोनों कॉइल के फ्लक्स आपस में क्या हो, ऐड हो, मतलब फाई वन मान लो फर्स्ट कॉइल है, फाई वन आपका फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स है, और फाई टू आपका दूसरी वाली कॉइल का फ्लक्स है। अगर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में, अगर इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कपलिंग। ठीक है ना? हम इसको निगेटिव कपलिंग कब बोलेंगे, अपने ट्रांसफॉर्मर को निगेटिव कपलिंग कब बोलेंगे? निगेटिव कपलिंग कब बोलते हैं, बताओ जरा इसको। इसको हम निगेटिव कपलिंग कब बोलते हैं, जब दोनों ही फ्लक्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब फाई वन फाई टू की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। उस टाइम पे जो कपलिंग होगी वो क्या होगी, आपकी निगेटिव कपलिंग होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नेट गया क्या? नेट गया क्या? सभी ने हैंड रेस किया एक साथ। अभी सही है कि अभी भी ब्लर है? रुकिए रुकिए, मैं अभी बस सब सही कर दूंगा ना। एक मिनट, सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। अब बताइए, अब ठीक है? अभी बताइए, अभी ठीक है सभी लोग? अभी नेटवर्क ठीक है क्या? नहीं हुआ, ब्लर है। अरे यार क्या हो गया इसको यार अचानक से। रुको देखता हूँ इसका, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है यार। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? करंट से पता चलेगा। डायरेक्शन बता चुके हैं ना पहले आपको। मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ, स्पीड टेस्ट से स्पीड अच्छी हो जाती है मेरे को। जैसे मैं स्पीड टेस्ट परफॉर्म करता हूँ ना, नेट सही चलने लगता है। अरे यार कितनी खासी स्पीड है यार, 40-50 Mbps स्पीड आ रही है। ये लोग दिखाते बस हैं क्या 50 Mbps?
डायरेक्शन कैसे पता चलेगा भाई? डायरेक्शन आपको पता चलेगा कैसे? करंट की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी। किसके थ्रू पता करनी पड़ेगी? उसके लिए मैंने बताया है, आप एक बार रिस्टार्ट कीजिए सर। अब रिस्टार्ट तो नहीं करूंगा मैं। अरे हो जा भाई, ऐसे सही है यार, क्या दिक्कत कर रहा है ये? अभी भी ठीक नहीं हुआ? अभी भी ठीक नहीं हुआ क्या? सर करंट से पहले कॉइल का डायरेक्शन पता कर लिया, दूसरे का कैसे करेंगे? दूसरे पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उससे डायरेक्शन पता करेंगे, है ना? फ्लक्स तो दूसरे पे भी कपल्ड है, एक पे जब इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ दूसरे में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो कपल है, तो फिर उससे आपका तो उससे भी करंट आ जाएगा। स्लाइड चेंज करके देखिए। लो भाई स्लाइड चेंज करता हूं, देखो। अभी भी ठीक नहीं हुआ? ये बहुत नुकसान हो रहा है अपना, पता है? ये बीच में जो 5 मिनट अपने लाइट चली गई, मतलब ऐसा दिक्कत हो रहा है ना। स्टिल ब्लर, रुको 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 रुको, फिर से देखता हूँ। फिर से ब्रॉडबैंड चेंज किया मैंने। दोनों एयरटेल और जियो दोनों फंसे हुए हैं, बार बार मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, शायद कुछ तो अच्छा चले। बैक टू जियो, फिर से जियो पे आ गया। अब बताओ। अभी ब्लर है? एक बार कंफर्मेशन दो, ब्लर है अभी भी? यस सर ब्लर। एक काम करते हैं, अभी अपन लोग क्लास को ऑफ करते हैं, 2 बजे मिलते हैं, ठीक है ना? 1 घंटे वैसे ही बचे हैं, 1 घंटे बचे, 2 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं ना? 2 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं, 2 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग 1 घंटे रेस्ट कर लो, खाना पीना खा लो, है ना? उसके बाद मिलते हैं 2 बजे, ठीक है? सभी लोग शार्प 2 बजे आ जाइएगा। तो आज हमको ट्रांसफर खत्म करना है ना, नो मैटर वो कितना टाइम कैसा क्या हो, ठीक है? सही हो गया तो पढ़ लेते हैं। सही हो गया ना? कोई बोल रहा सही हो गया? सही हो गया अब? सही हो गया, सही हो गया। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, फिर नहीं कर रहा है क्लास, कैंसिल नहीं करे भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सब कोई थपा थप हैंड रेस किए जा रहे हैं, नहीं कर रहा है भाई। पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, चलो पढ़ते हैं अभी अपन, है ना? अभी नहीं जा रहे कहीं पे भी। चलो इतना क्लियर तो हो गया, है ना? अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन, अच्छा एक चीज और याद रखना, जो कपलिंग है ना, पॉजिटिव कपलिंग नेगेटिव कपलिंग, वो कभी भी सेंस पे डिपेंड नहीं करता, है ना? वो आपकी फाइव और फाइव की वजह से डिपेंड जरूर करेगा, बट वो सेंस पे डिपेंड नहीं करता है। लिखना आप लोग यहाँ पे, कपलिंग डज नॉट डिपेंड ऑन सेंस। वाइंडिंग का सेंस क्या होता है, वो मैंने आपको फुल कोर्स में बताया है ना, कि वाइंडिंग जहां से शुरू होती है उसको हम सेंस बोलते हैं। ठीक है ना? जो कपलिंग है वो सेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, ठीक है ना? अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन की।
तो कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ चीजें समझनी है। हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मर कोर, एक होता है आपके पास यहाँ पे वाइंडिंग। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कोर के बारे में। पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कोर के बारे में। कोर आपका किस मटेरियल का बनाया जाता है, आपका कोर आपका बनाया जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। कोर किसका बनाया जाता है आपका, ये याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। और आपका जो बनाया था किसका बनाया जाता है, वो आपका सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। कोर आपका सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है। और इसमें अगर हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, अगर हम सिलिकॉन स्टील में क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर दें, तो वो क्या बन जाता है आपका, सीआरजीओ स्टील। तो याद रखना इसके दोनों आंसर है ना, ऐसा मत बोलना कि आपका जो कोर है वो सिर्फ उसका बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील का। दोनों आंसर सही है, सिलिकॉन स्टील भी सही है और सीआरजीओ स्टील भी सही है। ठीक है। हमारे कोर की जो आपका सिलिकॉन स्टील है उसकी एक अच्छी खास बात होती है कि उसकी परमेबिलिटी म्यू बहुत हाई होती है, म्यू बहुत हाई होती है। और म्यू हाई होने से हम क्या बोलते हैं कि जो रिलक्टेंस होगा वो बहुत कम हो जाता है। जब रिलक्टेंस कम हो जाता है तो हमको बहुत ही मिनिमम करंट चाहिए होती है फ्लक्स के क्रिएशन के लिए। अगर म्यू बहुत ज्यादा है तो रिलक्टेंस कम होगा, अगर म्यू ज्यादा है तो रिलक्टेंस कम होगा, जिससे हमारा करंट जो रिक्वायर्ड है, करंट रिक्वायर्ड टू करंट रिक्वायर्ड फॉर फ्लक्स क्रिएशन, फ्लक्स को क्रिएट करने की जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो आपकी कम हो जाए। वो क्यों कम हो जाए, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मर कोर आपका हाई परमेबिलिटी का है। हाई परमेबिलिटी होने की वजह से उसका रिलक्टेंस कम है, जिससे रिलक्टेंस कम होने की वजह से हमको कोर में, ट्रांसफॉर्मर कोर में फ्लक्स को क्रिएट करने की जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो कम हो जाए। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, आपका सिलिकॉन स्टील के लिए, आपका सिलिकॉन स्टील के लिए, आपका सिलिकॉन स्टील के लिए जो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट होता है, आपका हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू होती है 1.6। सिलिकॉन स्टील के लिए हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1.6। हम अपने कोर में सिलिकॉन ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 4 से 5% सिलिकॉन ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारी कोर की कंडक्टिविटी कम हो जाए। कोर की कंडक्टिविटी, वाइंडिंग की नहीं भाई, है ना, कोर की कंडक्टिविटी कम हो जाए, जिससे हमारा एडी करंट लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे हमारा एडी करंट कम हो जाए। हम इसको ज्यादा और ऐड नहीं कर सकते, हम इसको 4 से 5% सिलिकॉन बस ऐड करते हैं। ज्यादा ऐड करने पे हमारा जो कोर हो जाएगा ना, वो ब्रिटल हो जाता है। नॉट मोर देन 4 to 5%। कोर क्या हो जाएगा, ब्रिटल बन जाएगा। ब्रिटल मतलब टूटने लायक, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जैसे कांच बिखर जाता है ना, उस टाइप। स्पेलिंग देखो कितना, पेन ही नहीं चल रही मेरी। ठीक है। अगर आप 4 से 5% ज्यादा मिलाओगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोर ब्रिटल बन जाएगा। क्या क्या बताया मैंने आपको कोर के बारे में। सबसे पहले तो कोर आपका बनाया जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, सीआरजी स्टील का बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील पे हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो वो सीआरजी स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसकी हाई परमेबिलिटी लेते हैं, मतलब उससे रिलेक्टेंस कम होगा, रिलेक्टेंस कम होगा तो हमारे कोर पे
जो फ्लक्स क्रिएट करना है उसके लिए जो करंट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जो मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी। हमारे सिलिकॉन स्टील के लिए जो हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है 1.6 होता है। हम इसमें 4 से 5% सिलिकॉन मिलाते हैं, ठीक है, जिससे हमारे कोर की कंडक्टिविटी कम होगी तो एडी करंट कम होगा, है ना। और एडी करंट कम करने के लिए हम 4 से 5% ज्यादा सिलिकॉन नहीं मिलाते हैं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा मिलाएंगे तो हमारा कोर ब्रिटल बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारा जो सिलिकॉन स्टील है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो सिलिकॉन स्टील है उसका स्ट्रक्चर होता है, आपने मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा बीसीसी। बीसीसी मतलब क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ये क्वेश्चन बनता है आपसे। क्या बोला मैंने आपका, सिलिकॉन स्टील का स्ट्रक्चर कैसा, स्ट्रक्चर क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको होता है बीसीसी, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सिलिकॉन स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है। इनमें एक छोटा सा आपको क्वेश्चन बनता है कोर के मामले में ही, मैग्नेटाइजिंग कर्व का कैसे बनता है देखना, वो ऐसा कुछ बनता है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। मतलब आपको ये बताना कि सबसे सुपीरियर कोर कौन सा है। ये आपका हो गया बी, यहाँ पे मतलब फ्लक्स हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे करंट, या फिर हम इसको बोलते हैं यहाँ पे बी, यहाँ पे होता है आपका एच, बी एच का, ठीक है। सबसे अच्छा जो परमिबिलिटी हमको मिलता है किसका मिलता है, सीआरजीओ का, सीआरजीओ हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका सिलिकॉन स्टील, इसके बाद आता है आपका माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। फिर इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कास्ट आयरन, फिर इसके बाद आता है आपका कास्ट स्टील। तो सबसे बेस्ट क्या आपका सीआरजीओ, इस कर्व से देख सकते हो ना, सबसे बेस्ट क्या आपका सीआरजीओ, उसके बाद सिलिकॉन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, ठीक है। बीसीसी क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। फिर से ब्लर, रोस्टिन लिखा ब्लर, अभी ठीक है ना भाई। सही है, ओके नाउ इज परफेक्ट, चलो अच्छी बात है, ठीक है। ये समझ आगे इनको बात है ना। एक चीज और है, अगर हम सीआरजू स्टील यूज करते हैं तो हम अपने ट्रांसफॉर्मर का वेट और क्या कहते हैं कॉस्ट और साइज भी कम कर सकते हैं विथ सिलिकॉन स्टील। मतलब अगर हम यहाँ पे सीआरजू स्टील यूज करते हैं, क्या बोला मैंने, अगर हम सीआरजू स्टील यूज करते हैं तो उससे अपने ट्रांसफॉर्मर का साइज और वेट को कम कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास सीआरजू के लिए क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, सीआरजू स्टील के लिए म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ए को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। एडी करंट को दोबारा और कम करना है मुझे, अपने कोर में एडी करंट को और कम करना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लेमिनेशन यूज करता हूं। मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूं, लेमिनेशन यूज करता हूं।
लेमिनेशन ऑफ पोर। क्यों करते हैं? पोर का हम लोग लेमिनेशन करते हैं, क्यों? एडी करंट को और कम करना है, क्योंकि हम इसमें सिलिकॉन स्टील को कम कर तो नहीं कर पाए, ज्यादा नहीं बढ़ा पाए थे, तो हमको एडी करंट को और कम करना पड़ेगा। तो कैसे किया हमने? वो हमने कम किया है पोर को लेमिनेट करके। लेमिनेशन करने से क्या होगा? आपका एडी करंट आपका कम हो जाएगा। ठीक है। जब हम लेमिनेशन करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, कोर को पतले पतले सीट में डिवाइड करके बंच कर देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, दो कोर के बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करते हैं। वो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं? हम दो सीट के बीच में, लेमिनेशन के बीच में, दो लेमिनेशन के बीच में क्या फिल करते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पे? बिटवीन लेमिनेशन हम क्या फिल करते हैं यहाँ पे? इंसुलेशन। कौन कौन से इंसुलेशन फिल करते हैं? तो याद रखिएगा, एक होता है आपका यहाँ पे क्या, एक आपके पास यूज होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक पेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक पेंट। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, इनऑर्गेनिक पेंट भी यूज करते हैं। ऑर्गेनिक पेंट भी यूज करते हैं या फिर इनऑर्गेनिक पेंट यूज करते हैं। या फिर थिन इम्प्रिग्नेटेड पेपर यूज करते हैं, पतले पतले थिन इम्प्रिग्नेटेड पेपर यूज करते हैं। किनके बीच में? लेमिनेशन के बीच। अब क्योंकि हमने लेमिनेशन यूज किया है तो अल्टीमेटली हमारा जो कोर था उसकी थिकनेस, ओवरऑल थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास यहां पे हम क्या बोलते हैं, एक हम फैक्टर डिसाइड करते हैं, बोलते हैं क्या आपका, हम यहां पे बोलते हैं आपका स्टैकिंग फैक्टर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, स्टैकिंग फैक्टर ही बोलते हैं ना। हाँ, हम इसको बोलते हैं स्टैकिंग फैक्टर नाम की एक चीज डिसाइड करते हैं यहाँ पे, स्टैकिंग फैक्टर। स्टैकिंग फैक्टर नाम की एक चीज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, स्टैकिंग फैक्टर। ये फैक्टर हमको ये बताता है कि आपका नेट क्रॉस सेक्शन कितना है और आपका ग्रॉस कितना। नेट मतलब कि मान लो सिर्फ कोर ही कोर को हम काउंट कर लें तो हो गया नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। ग्रॉस मतलब सब कुछ, कोर को भी काउंट करना है और बीच में जब इंसुलेशन घुसाए हो आप, उससे भी क्या होगा, आपका क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा ना, तो उसको भी आपको काउंट करना है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं आपका स्टैकिंग फैक्टर। किससे डिफाइन करते हैं इसको? के एस से डिफाइन करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, नेट क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर डिवाइड बाय ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर। ऑब्वियस सी बात है हमारा ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो, क्योंकि यहां पे हमने किसको काउंट किया है, क्योंकि हमने इसमें किसको काउंट किया, हमने इसमें काउंट किया है किसको, आपका इंसुलेशन को भी काउंट किया है, तो आपका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। तो केएस की वैल्यू में से क्या होगी? लेस देन 1। केएस की वैल्यू हमेशा क्या होगी यहाँ पे? लेस देन। केएस की वैल्यू आपकी यहाँ पे हमेशा क्या होगी? लेस देन 1 होगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने लेमिनेशन किया और जब मैं उसको बंच आउट करता हूं, बंचिंग करता हूं, तो वो प्रॉपर अच्छे से कसते नहीं है, ढीले रह जाते हैं।
है ना। कभी कभी जब उनको बंचिंग करते हैं ना, सभी लेबल्स को मिला के नट से कसते हैं, जब नट से कसते हैं तो क्या हो जाता है, कभी कभी वो प्रॉपर आपका स्टैगरिंग नहीं होता, उसको बोलते हैं कोर स्टैगरिंग। नट के थ्रू कसने को हम क्या बोलते हैं, कोर स्टैगरिंग, तो वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उससे हमको दिक्कत जाती है। वो दिक्कत क्या जाती है आपका, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मतलब आपके, देखो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है आपके पास कि मैग्नेटाइजेशन में जब कोर का मैग्नेटाइजेशन होता है तो उसमें उसकी लेंथ बढ़ती है कोर की, और जब डीमैग्नेटाइज कोर लेंथ कम होती है। तो आप ये समझो कि आपस में 10-5 पेज हैं आपकी कॉपी के, है ना, उनकी लेंथ बढ़ रही है कम हो रही है, लेंथ बढ़ रही कम हो रही है, तो वो आपस में टकराएंगे क्योंकि स्टैगरिंग प्रॉपर हुई नहीं है, तो एक हमिंग नॉइज क्रिएट होती है ना। तो एक आपके पास यहाँ पे क्या होती है, हमिंग नॉइज क्रिएट होती है। तो वो क्यों होती है, हमिंग नॉइज क्रिएट होने के पीछे के दो रीजन है। पहला क्या है कि भाई आपकी कोर की स्टैगरिंग प्रॉपर नहीं हुई है, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि जब मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंगली कोर की लेंथ बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, तो आपस में टकराते हैं, और उन्हीं के टकराने की वजह से क्या मिलती है आपका, हमिंग नॉइज आता है। अगर कोर की स्टैगरिंग प्रॉपर कस दे तो उस केस में क्या होगा, इनकी लेंथ बढ़ेगी लेकिन टकराएंगे नहीं। क्यों नहीं टकराएंगे, क्योंकि आपने कोर की स्टैगरिंग बहुत अच्छे से करी है, तो आपको हमिंग नॉइज भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये समझ लीजिए, अगर हमने लेमिनेशन यूज नहीं किया है, अगर हमने लेमिनेशन यूज नहीं किया, एक सॉलिड कोर है, तो क्या वहां पे हमिंग नॉइज होगी, वहां पे हमिंग नॉइज नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, हमिंग नॉइज के पीछे का जो रीजन है वो क्या है समझिएगा। पहला तो आपका कोर इज नॉट प्रॉपरली स्टैगर्ड, कोर की जो हमने कसा है वो प्रॉपरली नहीं कसे हुई है। कोर को नॉट प्रॉपरली स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मतलब कसना, ठीक है ना। नीचे लिख देता हूं मैं, कोर नॉट प्रॉपरली स्टैगर्ड, ठीक है। और दूसरा आपको पता है कौन सा फिनोमिना, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन फिनोमिना, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएसपी, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन फिनोमिना। इसमें से क्या होता है, आपकी कोर की लेंथ बढ़ेगी घटेगी, आपस में टकराएंगे, हमिंग नॉइज क्रिएट होती है। एक चीज और याद रख लीजिए कि अगर हम सॉलिड कोर ले लें तो उसमें हमिंग नॉइज होगी क्या, नहीं होगी, लिख लो। सॉलिड कोर में नो हमिंग नॉइज। ठीक है, ओके। अब के एस की वैल्यू लिख लेना, के एस की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 से 0.95 होती है। के एस की वैल्यू यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, 0.9 से 0.95 होती है, 0.5 से लेके 0.95 तक इसकी वैल्यू होती है। के एस इक्वल टू बाई 3 अगर होगा तब सिलिकॉन प्लस सिलिकॉन 3, हाँ ऐसा समझ सकते हो, ऐसा समझ सकते हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला था आपने। कोर अगर हम प्रॉपरली स्टैक होगा तब भी हमिंग नॉइज आएगी, एमएस प्रॉपरली की वजह से नहीं नहीं आएगी। लिखा ना मैंने, सॉलिड कोर अगर हुआ, अगर सॉलिड कोर हुआ तो हमिंग नॉइज नहीं आएगी। मतलब प्रॉपर स्टैगर्ड मतलब कि बीच में गैप ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रॉपर स्टैगर्ड मतलब एक तरह से आइडियली स्टैगर्ड मतलब कि दोनों आपस में टकराएंगे ही नहीं। आवाज के बाद ही टकराने से आवाज आती है ना, तो दोनों को इतना आपस में चिपका दिया गया है कि इस बात की हम एश्योर कर रहे हैं कि दोनों आपस में टकराएंगे नहीं, तो आवाज कहां से आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो अपन एक काम करते हैं यार, अपन को 2 बजे फिर से क्लास लेनी है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं,
ठीक है, फिर मिलते हैं 2 बजे। इसके आगे का जो हमारा टाइप है ना, क्या बोलेंगे, कोर टाइप और सेल टाइप में डिफरेंस देखना है, तो उसके बाद हम लोग 2 बजे वाली क्लास में देखेंगे। आज हमको ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट कर देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, है ना। आज ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, कल आपका सिंक्रोनस मशीन हो जाएगा और ईएमएफटी भी हो जाएगा, ठीक है। और परसों आपका मशीन, सॉरी, आपका नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब 18 तारीख तक हम लोग ऑलमोस्ट 60% पार्ट कर चुके हैं। अगर हम लोग देखेंगे ना, क्या कहते हैं, 18 तारीख तक, मतलब परसों 18 तारीख हो जाएगी, उसके पहले हम लोग 60% कर चुके हैं। बचेगा पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम की भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कुछ ना कुछ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करा दूंगा आपका ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेंशन मत लीजिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका करा दूंगा। आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो थोड़ा बहुत टाइम आप लोग नॉन टेक पोर्शन को भी दीजिएगा, है ना। 25 नंबर का वो भी आएगा सिलेक्शन, वो भी आपका मैटर करेगा, तो 25 नंबर के थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी 2 बजे। गुड डे।